इसी से रिलेटेड फजील साहब, इसी से रिलेटेड बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आज देखिए यूनुस छोलवारा साहब ने अपडेट किया है और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि आज गाजा के अंदर से हमास ने 120 रॉकेटों से हमला किया है। इजराइल में भारी अफरा तफरी मची हुई थी, तिल अबीब तक रॉकेट पहुंचे हैं। तो ये आप देखिए, और ये पहले से था कि इनके पास रॉकेट भी हैं और लोग भी हैं और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो बात मैंने कहा था कि 40,000 से ज्यादा सैनिक उनके बंधक हैं, अब वो बात भी सामने आ गई। आज दुनिया उसका लोहा मान रही है। अब क्यों छोड़ेंगे? जब उस वक्त गुलेल से लड़ते थे तब नहीं छोड़ा, तो आज तो उनके पास रॉकेट है, अमेरिकन गन्स हैं, इजराइल के असॉल्ट राइफल्स हैं, इजराइल के मरकावा टैंक हैं। ये सब कुछ सिर्फ 40,000 सैनिक ही नहीं है। वो जितने भी साजो सामान युद्ध के गए थे गजा के अंदर, कोई वापस नहीं आया। जो मरकावा टैंक उड़ गया, जो बच गया उसका यूज हमास कर रहा है। जो अपनी मौत की इंतजार कर रहा है, जो अपने मौत को गले लगा रहा है, उसको कौन हरा सकता है? एक एक बड़ी खबर आ रही है इसी तरह की, और यूनुस छोलवारा साहब ने अपडेट किया। आज यमन के हूती ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जोरदार मिसाइल से फिर हमला किया है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं स्टोरी लेकर के। और स्टोरी बहुत बड़ी है क्योंकि जिस तरह से जंग बढ़ रही इसराइल और गाजा में, ऐसा लग रहा है कि इसराइल कब्जा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि हमास भी कम नहीं है, वो भी टक्कर दे रहा है एक के बाद एक। वो जिस तरह से जवाब दे रहा है और आईडीएफ को धोखा देकर घात लगाकर हमला कर रहा है, और यही नहीं, रॉकेटों से हमला कर रहा है। अब आप देखिए एक बड़ी खबर जो फदील अहमद साहब ने कहा है कि 40,000 आईडीएफ को बाकायदा जो है वो गिरफ्त में ले लिया है, यरगमाल बना लिया है। वहाँ के जो हमास के लोग हैं उनसे बंदूकें छीन ली, उनके असलहे छीन लिए, ये तमाम बातें। और अगर इसमें सच्चाई है जैसा कि उन्होंने कहा, तो दुनिया के लिए बहुत हाहाकार हो जाएगा। और इजराइल इसी बात से, नेतन्याहू इसी बात से डर रहे हैं कि जब दुनिया को पता चलेगा। यही बात शौकत भारती साहब ने भी कहा। दरअसल जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि नेतन्याहू सरकार बता नहीं रही है कि जो जवान जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में, वो कुछ भी नहीं बता रही। और भेजने की तैयारी है जिसमें रिजर्विस्ट भी शामिल है, तो इसलिए भी मुखालफत हो रही है। बहरहाल इस पर हमने जो बात की फजील अहमद साहब से, सुनिए कि इस पूरे जो सूरत हाल इस पर तबसरा करते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए। खबर स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करूंगा। क्या लग रहा है फजील साहब, क्या अब ये आखिरी चिराग की फड़फड़ाहट है या क्या है? जिस तरह से एक के बाद एक बयान, जबकि इजराइल संभाले नहीं संभल रहा है। फजील अहमद साहब, खैर मकदम। देखिए मुमताज भाई, जो इजराइल चाहता है उसका सपना ग्रेटर इजराइल का तो है ही है। इसका एक बहुत बड़ा सपना है बरगुरियन कैनाल बनाने का। जो पनामा जो कैनाल है, इजिप्ट उसका पूरा रखता है अपना कंट्रोल, तो इजराइल को इससे बहुत तकलीफ होती है। ये शुरुआत जो है इन्होंने ऐसे किया। आखिर गजा क्यों चाहिए उनको? सिर्फ अपना बरगुरियन कैनाल गजा के बीच से निकालना चाहते हैं, उसके लिए उनको गजा खाली कराना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मसला है ये। और ये बात वो अपने प्रशंसकों को और अपने इन्वेस्टर्स को समझाते हैं कि हम गजा खाली करा करके और वहां पे बरगुरियन कैनाल बनाएंगे, और बरगुरियन कैनाल बनाएंगे तो हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। पर सवाल उठता है कि अपनी इकोनॉमी, हालांकि वो चाहे तो गजा के बगल से भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कर्व करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक बात समझिए कि आपको अपनी इकोनॉमी मजबूत करने के लिए 3 लाख लोगों को मारना जरूरी है? 55,000 लोगों को मार दिया आपने अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, आपको कैनाल बनाने के लिए। आप अपना आधिपत्य चाहते हो, आप चाह रहे हैं कि ये सारा मसला जो है बरगुरियन कैनाल बनाने का है। और फिलिस्तीन के लोगों का सबसे बड़ा जो मकसद है मस्जिद अक्सा को बचाने का है, अपनी जमीन को बचाने का है, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाने का है। दुनिया में 2 ही चीज होती है, या तो इकबाल बने या पहचान बने। अगर आपका पहचान मिट जाए या इकबाल मिट जाए, फिर आप होते बचता क्या आपके पास? ये जो इजराइल कर रहा है, आज वहां पे एक अरब सांसद
जो थे उनको बोलने नहीं दिया गया, माइक छीन लिया पार्लियामेंट के अंदर। अंदर से कितनी आवाज उठ रही, इजराइल के सांसद थे, वो अरबी थे, और वो जब बोल रहे थे उनका माइक छीन लिया गया। पूरे संसद में वहां के हाहाकार मच गया। और अब तो फ्रांस, ब्राजील, ऐसे तमाम 8-10 देश सामने आ गए कि भाई फिलिस्तीन को हम अपना वजूद बनाने के लिए मौका दे रहे हैं। फ्रांस ने तो उसको मान्यता देने के लिए कह दिया है कि हम दे रहे हैं मान्यता। ये जो बातें दुनिया में उठ रही हैं, इससे बुरा लग रहा है अमेरिका को, बुरा लग रहा है इजराइल को, नेतन्याहू को बुरा लग रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनको लग रहा है कि भाई हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए गजा को खाली करा दे। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि सबसे आप लड़ सकते हैं, लेकिन गरीब इंसानों से नहीं लड़ सकते, क्योंकि गरीब के पास खोने के लिए कुछ बचता नहीं, वो आपको मिटा देगा। वही काम गजा के अंदर हो रहा है। फिलिस्तीन के लोग मिस्कीन है, मजलूम है, लेकिन मजबूर नहीं है। वो अपनी जान की कीमत, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी हो, उसको कौन हरा सकता है? जो अपनी मौत की इंतजार कर रहा है, जो अपने मौत को गले लगा रहा है, उसको कौन हरा सकता है? आज फिलिस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई दुख नहीं है। वो लोग जो परिवार के 2 लोग मर रहे हैं, 2 लोग और आके जुड़ जा रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे। इस तरह की जो सोच है, फिलिस्तीन को मिटाने के लिए पूरी दुनिया आज इजराइल का विरोध कर रही है। पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध इजराइल के अंदर से हो रहा है। और जो बात मैंने कहा था कि 40,000 से ज्यादा सैनिक उनके बंधक हैं, अब वो बात भी सामने आ गई। इजराइल इस बात से परेशान है, वो अपने बंधकों से परेशान नहीं है। उसको इस बात का डर है कि कल ये बात जब दुनिया के सामने आएगी कि आईडीएफ के 40,000 लोग बंधक हैं, तब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। वो अपना इस बात के लिए दुखी हैं कि दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। 40,000 आईडीएफ के सैनिक इजराइल में बंधक हैं, और वो तब तक बंधक रहेंगे जब तक ये फिलिस्तीन को आजाद नहीं कर देते। इस बात को दुनिया अब समझ रही है, अंदर ही अंदर बात हो रही है। अब दुनिया के लोग समझ चुके हैं कि नेतन्याहू कितने ताकतवर हैं, और आज उनका आईडीएफ गजा के अंदर घुसने को तैयार नहीं। ऑर्डर्स है, लेकिन कोई घुसना नहीं चाहता। आईडीएफ ने हाथ खड़ा कर दिया। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हुए फजील अहमद साहब ने जो आगे बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 600 दिन पूरे हो गए इस कत्लेआम के, इस जंग के, और इस दौरान आप देखिए कि हमास अब भी उनके लोग लड़ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये देखिए कि जब ये लोग गुलेल से लड़ रहे थे, जब ये लोग पत्थर से लड़ रहे थे, तब हार इन लोगों ने नहीं मानी। तो आज तो इनके पास मिसाइल है, रॉकेट है, हिजबुल्ला है, हौती है, ईरान है, तमाम बड़ी ताकतें, और तो पूरी दुनिया अब साथ आ रही है। तब ये कैसे हार मानेंगे? ये हार मानने वाले नहीं है। और फिर इनको मौत का खौफ अब नहीं है, इनको अपनी अखलाकियात, अपनी ज़मीन से प्यार है, और उसके लिए वो जान दे सकते हैं। और जो जान देने पर आ जाए उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। इस पर देखिए फजील अहमद साहब ने क्या डिटेल बयान किए, सुनिए जरा। इसी से रिलेटेड फजील साहब, इसी से रिलेटेड बड़ी खबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आज देखिए यूनुस चोरवारा साहब ने अपडेट किया है, और बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि आज गजा के अंदर से हमास ने 120 रॉकेटों से हमला किया है। इजराइल में भारी अफरा तफरी मची हुई थी, तिल अबीब तक रॉकेट पहुंचे हैं। तो ये आप देखिए, और ये पहले से था कि इनके पास रॉकेट भी हैं और लोग भी हैं, और ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जवाब अपने तौर पे दे रहे हैं फजील साहब। ये कितनी बड़ी बात है कि 20 महीने बाद भी, इतना कत्लेआम होने के बाद भी अभी भी वो लड़ रहे हैं फजील साहब। आपसे कि वो लड़ेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, लेकिन इसलिए लड़ेंगे कि उनको जब जिंदगी प्यारी नहीं है, मौत उनको प्यारी है, तो वो लड़ेंगे ही। या तो लड़े, नहीं तो छोड़े। तो कौन छोड़ना चाहता है? 40 साल से जब कोई नहीं छोड़ा, आज तो गजा में हमास एक बेहतर पोजीशन पे, आज दुनिया उसका लोहा मान रही है। अब क्यों छोड़ेंगे? जब उस वक्त गुलेल से लड़ते थे तब नहीं छोड़ा, तो आज तो उनके पास रॉकेट है, अमेरिकन गन्स हैं, इजराइल के असॉल्ट राइफल्स हैं, इजराइल के मरकावा टैंक हैं। ये सब कुछ सिर्फ 40,000 सैनिक ही नहीं है। वो जितने भी साजो सामान युद्ध के गए थे गजा के अंदर, कोई वापस नहीं आया।
जो मरकाबा टैंक उड़ गया, जो बच गया उसका यूज हमास कर रहा है। वो असॉल्ट राइफल जब उनके बंधकों को छोड़ रहे थे तो हमास के कार्यकर्ताओं के पास जो इजराइल का असॉल्ट राइफल था उसको देख कर नेतन्याहू मतलब पागल हो गए, बोले कि बंधक छोड़ना बाद में, पहले मेरे हथियार वापस करो। ऐसा इतना इस वक्त देखिए खुदा की भी ताकत है। हमास को जो दुनिया बहुत कमजोर समझ रही थी या इजराइल बहुत कमजोर समझ रहा था, आज उस वही हमास अमेरिका जैसी ताकत को, इजराइल जैसी ताकत को झुकाने का दम रखता है। और आज अमेरिका चुप हो गया, अमेरिका युद्ध से छोड़ के चला गया, इजराइल से नाराज हो गया, क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होना है। और आज देखिए वेस्टर्न मीडिया का खेल देखिए, पहले जुलानी बोलते थे, आतंकवादी जुलानी बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं, ये अलशूरा है। अब अलशूरा हो गया उनका नाम। जब उन्होंने अमेरिका से हाथ मिला लिया तो उनका नाम अलशूरा हो गया। ये है वेस्टर्न मीडिया का खेल। ये समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के मुसलमानों को ये बात जरूर समझना चाहिए कि अमेरिका का खेल क्या हो रहा है और इजराइल का खेल क्या हो रहा है। अब इस समय बात हो रही है ईरान पे हमले की। ईरान पे हमला तो पिछले 15 महीने से हम लोग सुन रहे कि ईरान पे हमला होगा, तो कर क्यों नहीं रहे? गए तो थे 100 जहाज लेकर के, 100 जहाज लेके गए थे, ईरान को मिटा देंगे आज रात में। उसके बाद क्या हुआ? जॉर्डन ने माफी मांगा, अरब ने माफी मांगा, यूएई ने माफी मांगा और कहा कि आज के बाद से ये गलती नहीं होगी। आज भी इजराइल ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन अरब उसे अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि अरब की जो आम मुसलमान है वो बगावत कर देंगे। अगर बगावत कर देंगे तो ईरान का बसीजी ग्रुप है उनको सपोर्ट करने के लिए। इस बात से लोग डरे हुए हैं। ये जॉर्डन, ये मिस्र, इजिप्ट और अरब, जो खामोशी है इनकी, आखिर कैसे अब सामान जाने लगा और कितना जाएगा ये तय कौन कर रहा है? जो लोग इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं वो इजराइल के लोगों को दवा, फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाना नहीं पहुंचा पा रहे, दवाई नहीं पहुंचा पा रहे। ये किसकी कमजोरी है? कौन दुनिया में आपको समझ रहा है? आप किसकी ताकत के क्या करोगे? सोना के जहाज में चल के, सोना के बेड पर सो रहे, सोना के बाथरूम में जा रहे और मजलूम फिलिस्तीनी भूख से मर रहे और वो तड़प रहे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। फिर आपकी ताकत का मतलब क्या? आपको कौन पूछता कौन है? ये बहुत बड़ी समस्या है मुमताज भाई। ये जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं ये बहुत खुशकिस्मत हैं, उन्हें अपनी मस्जिद अक्सा बचाने के लिए अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, इसलिए वो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जी, एक बड़ी खबर आ रही है इसी तरह की, और यूनुस चोड़वारा साहब ने अपडेट किया। आज यमन के हूती ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जोरदार मिसाइल से फिर हमला किया है। पूरी तरह से एयरपोर्ट डैमेज हो रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। काफी डैमेजेस हुए हैं और ये भी था कि बहुत सारे लोग फिर बंकर की तरफ भागे हैं। ये अफरा तफरी का माहौल है। तो ये यमन ने फिर हमला किया है बहुत बड़ा। दूसरी चीज, मैं आज फदील साहब हूती जो कर रहे मैं एक आपसे सवाल जानना चाहता हूं। रेगुलर आर्मी की बात हो रही थी, क्योंकि आप आर्मी के सिस्टम को समझते हैं और जानते हैं। वह कह रहे हैं कि अब रेगुलर आर्मी जो है वो पूरी उतार दी गई है या पूरी भेज दी जाएगी इस तरह से वहां गाजा में। ये रेगुलर आर्मी, रिजर्विस्ट या इस तरीके से रेगुलर आर्मी भेजने क्या मतलब है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि रेगुलर आर्मी जब भेजी जाती है इसका मतलब ये है कि ये मान रहे हैं कि वो सामने वाला जो है वो थका नहीं, हारा नहीं है, अब उसको किसी तरीके से, तो ये आखिरी चारा होता है। क्या क्या है, क्या इसको कैसे समझाएंगे? रेगुलर आर्मी भेजी गई है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये खबर भी आ रही है कि पैदल मार्च करते हुए लेबनान से लोग चल पड़े हैं इजराइल में दाखिल होने के लिए। जॉर्डन से भी ये खबर आ रही जी। लेकिन पहले रेगुलर आर्मी, रिजर्विस्ट, ये थोड़ा से हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, देख रहे हैं 1450 लोग फदील अहमद साहब आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले इस पे थोड़ी बात हो जाए, फिर और जो अपडेट आ रही मैं वो भी बात करूंगा। फदील अहमद साहब। पूरी दुनिया में मुमताज भाई इजराइल एक ऐसा देश है जहां रिजर्व सैनिक और रेगुलर सैनिक का कॉन्सेप्ट है, और दुनिया में कहीं ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रिजर्व सैनिकों को तो उन्होंने मरवा दिया और कुछ को बंधक बनवा दिया। अब आपको याद होगा 8-10 दिन पहले रफा बॉर्डर पर 2 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें वहां का
बॉर्डर से जब जो ट्रकें रुकी हुई थी, वहां पे 2 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें आईडीएफ के लोग मारे गए थे। वो कौन लोग थे? वो रेगुलर आर्मी के लोग थे। और उन्होंने क्या किया था कि एक डुप्लीकेट सुरंग को खोज लिया, जैसा कि हमास का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहता है। उन्होंने उस सुरंग को असली सुरंग समझा और उसमें रिजर्विस्ट पहले गए, और रिजर्विस्ट जब उड़ गए, जब वो लोग मार दिए गए, तो बख्तरबंद गाड़ियों से करीब 15-16 लोग पूर्व सैनिक, जिसको पूर्ण सैनिक बोलते हैं, फुल आर्मी जो बोलते हैं कि इजराइल की, वो लोग गए और उनकी ट्रेनिंग का हाल देख लीजिए कि जहां पहले से रिजर्व सैनिक मारे गए हैं, वहां वो गाड़ी से उतर करके और मौके का जायजा ले रहे थे। फिर हमास ने उनको भी मार दिया, 15 लोगों को वो भी शूट कर दिए गए और वो लोग वहीं ढेर हो गए। ये क्या है? यही तो अनुभव की बात है कि जहां पे आपके ऑलरेडी एक ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मारे गए, आप अपनी बख्तरबंद गाड़ी से उतर करके वहां मुआयना कर रहे। यही है अनुभव की कमी, कि वहां पे आपको दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको निकालना चाहिए। लेकिन ये तो खुद ही जाके 15 लोग और मार दिए गए। ये कुछ नहीं होने वाला है। सेना का मनोबल जब गिर जाता है ना, तो चाहे रिजर्व सैनिक हो चाहे फुल सैनिक हो, वो नहीं खड़ा हो पाता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर सैनिक होते हैं वो भी नहीं खड़े होते हैं। और वो जब एक बार सेना होस्टाइल हो जाती है, किसी भी देश की सेना या कोई भी आप खेल खेलते हैं, जब कोई टीम होस्टाइल हो जाती है, फिर उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। आईडीएफ की जो पूरी सेना है वो होस्टाइल हो चुकी है, अब उसका खड़ा होना बहुत मुश्किल है। रिजर्व सैनिक भेजो या कंफर्म सैनिक भेजो, ट्रेंड सैनिक भेजो, अब उनका मनोबल गिर चुका है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे करें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गजा जो है वो बहुत घनी आबादी है, बीच में एक रोड है, दोनों तरफ बहुत घनी आबादी है। उस रोड के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं उनको अंदर घुसने का, और अगर अंदर घुस गए तो फिर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये भी जान लीजिए आप। वो जिस तरह कबड्डी में घेर के मार दिया जाता है ना, वही सिस्टम यहाँ काम करता है, गुरिल्ला वार। जो गजा के अंदर गया या तो मारा गया, नहीं तो वो बंधक बन गया, लेकिन वापस नहीं आया। जितने टैंक्स इनके गए, सब जो मरकावा टैंक थे वो सब हमास के पास हैं। कुछ टैंक्स उड़ा दिए गए, कुछ हमास के पास हैं। हजारों असॉल्ट राइफल जो इजराइल मेड है, वो जितने सैनिक बंधक हुए, वो सारी राइफल्स हमास के लोगों के पास है। अब आते हैं हम, बहुत दिन से हम ये बात कह रहे थे कि वक्त आएगा कि जब जॉर्डन में लोग इकट्ठा होंगे और तेल अवीव की तरफ कूच करेंगे। अभी इजराइल हाफ नहीं दे रहा है, और जब ये सारे लोग इकट्ठा होकर के जंग के लिए आगे बढ़ेंगे और पैदल मार्च करेंगे, फिर इजराइल पूरा साफ हो जाएगा। अभी वो हाफ तैयार नहीं था, और वो दिन अब आ रहा है। जिस तरह से ये लोग कर रहे काम, उस तरह से ये दिन आ रहा है कि बहुत जल्दी जॉर्डन से घुस करके तेल अवीव सबसे नजदीक है, और वहां जाकर के फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे। अब न तो अरब बोल पाएगा, और अरब के लोग भी निकल पड़ेंगे। अरब निकल जाएगा, जॉर्डन निकल जाएगा, सीरिया के लोग निकल जाएंगे, अफगानिस्तान के लोग निकल जाएंगे, इराक के लोग निकल जाएंगे, और उसके बाद यमन के लोग निकल जाएंगे। कहाँ रोकेंगे? 5 लाख लोग और घुसेंगे जब तेल अवीव में, ये रोक नहीं पाएंगे। इजराइल के बस का नहीं है कि वो पैदल मार्च, पैदल सेना उनकी बहुत कमजोर है। इजराइल के पास पैदल सेना अनुभवहीन है। बहुत दिनों से 30-32 साल से इन लोगों को युद्ध किया ही नहीं था। केवल सेक्शन अटैक ये करते थे, जाके किसी का घर गिरा देना, किसी को मार देना, किसी को छिप की गोली मार देना, यही सब काम करते थे। युद्ध तो इनको अब लड़ना पड़ा 15 महीने से। पिछले 40 साल से इनका युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। अब सोचिए कि जो आज से 40 साल पहले कोई नौजवान भर्ती हुआ होगा सेना में, तो वो तो रिटायर कर गया होगा। अब ये जो सेना है ये 10-15 साल पुरानी होगी। अगर 10 साल मान लिया जाए, तो इन्होंने 10 साल में इनका युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है। सारे सीनियर्स तो चले गए, या तो रिटायर कर दिए गए या मर गए। अब जो नए सेना आई है, इसको युद्ध लड़ने का कोई अभ्यास नहीं है। किस तरह से और हमास, ईरान और ये लोग जो है, पुराना जमाना जो गुरिल्ला वार का था, चाहे अफगानिस्तान को ले लीजिए, आज अमेरिका को वहां से भागना पड़ा, वो एक ही बात थी, गुरिल्ला वार। गुरिल्ला वार से निपटने की ना तो अमेरिका की ताकत है और न इजराइल की ताकत है।
पैदल इन्फेंट्री सेना सबसे मजबूत अफगानिस्तान से लेके ईरान तक और इजिप्ट और ये सारी जो है, और अरब के पास तो पाकिस्तान का सपोर्ट है। अरब की जो आर्मी है वो तो पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करती है उनको। तो अरब तो ऐसे भी, और पाकिस्तान अपनी आवाम को कभी नाराज नहीं करेगा, वो भी मुस्लिम कंट्री है। ये सारी सिचुएशंस बिल्कुल इनको पागल करके रखे हैं। नेतन्याहू को पूरी तरह से उनकी पार्टी उनसे नाराज है। पार्लियामेंट के अंदर वो फेस नहीं कर पा रहे हैं पार्लियामेंट मेंबर्स को, पब्लिक को नहीं फेस कर रहे, कोई पब्लिक एड्रेस नहीं कर पा रहे, कोई मीटिंग नहीं कर पा रहे। केवल वो जो है अभी हवाई बातें करके, जवानी बात करके वो केवल अपनी बात कर रहे, और उनको ये लगता है कि जितना दिन ये युद्ध चलेगा उतने दिन हम केस से बचे रहेंगे, और केस से बचने के लिए युद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लगातार बीच बीच में मिसाइलें मारते हैं। 18 आदमी आज भी मरे, और वहां एक स्कूल पर लोग शरण लिए हुए थे, उन पर बम मार दिया। ये बताइए, दुनिया के अंदर कोई बोला इस बात को? ये कहां जाएंगे नेतन्याहू? आप शरणार्थी कैंप पर बम मार रहे, आप स्कूल पर बम मार रहे, आप अस्पताल पर बम मार रहे। ये दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले सब कहां चले गए? ये लोग कहां छिप गए दुनिया के अंदर? आज वहां पे एक स्कूल के अंदर मारा है बम, और उसमें 18-20 लोग मरे हैं, और बच्चे और औरतें ज्यादा मरी हैं। और वो लोग थे जिनका घर तबाह हुआ, और वो लोग स्कूल में शरण लिए हुए थे, उन लोगों पर बम मार दिया। अस्पतालों में बम मार रहे। इसके पहले भी जंगे हुई हैं। कितना बड़ा नियम बना था कि आप सिविलियंस पर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन आज सिविलियंस पे अटैक हो रहा है। उनको पता ही नहीं, इंटेलिजेंस उनका मोसाद जो है बिल्कुल फेल है। वो पता ही नहीं कर, कोई भी फोन कर देता है कि फलाने बिल्डिंग में हमास के लोग छिपे हैं, उस पर वो बम मार देता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, उनको लग ही नहीं रहा कि फिलिस्तीनी 10 मरे 100 मरे, इनको कुछ परवाह ही नहीं है। इसलिए ये जो इनका तरीका है, अब मैंने 1 हफ्ते का वक्त आपको मांगा था, आप देखिएगा 1 हफ्ते में कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा। जिस तरह से हमास ने रिफ्लेक्ट किया है ना उनको, और हूती अभी इंतजार कर रहा है। तो नादरीन, ये थे फजील अहमद साहब, हमारे एक्सपर्ट, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, और आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे, ये चैनल के लिए मुफीद होगा, और चैनल की एक तरीके से मदद भी होगी। और हमें पूरी उम्मीद है, मेंबरशिप बहुत सस्ती है। आप अगर उस मेंबरशिप को कबूल करेंगे तो ये मेरे लिए मदद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।